पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले यह चुना अमित जी की वो गुजरात से निकलकर वाराणसी पहुंचेंगे, वाराणसी में वो चुनाव लड़ेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए वो वाराणसी से सांसद होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन भर दिया है, नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है तीसरी बार। 2014, 2019 और अब 2024 तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। वाराणसी से बतौर सांसद उम्मीदवार हैं और वाराणसी के लोगों के लिए आप वाराणसी के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी गली में आप चले जाइए, क्योंकि वाराणसी की गलियां भी अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुई हैं, आध्यात्मिकता को समेटे हुई हैं। वाराणसी के लोगों से बातचीत करिए तो वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का यहां पर आकर चुनाव लड़ना, देश के प्रधानमंत्री का उनके अपने शहर से सांसद होना उनके लिए गौरवान्वित करने वाला अनुभव होता है। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी करीब 45 बार जब से वो वाराणसी गए हैं, वो दौरे कर चुके हैं, करोड़ों की, हजारों करोड़ की उन्होंने सौगात दी है, वाराणसी का कायाकल्प उन्होंने बदला है। जिस वाराणसी को यह समझा जाता था कि तंग गलियां हैं, तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और किस तरीके से एक वाराणसी के विकास की रूपरेखा उन्होंने खींची है। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नॉमिनेशन साल 2024 का यानी आज के दिन की वो तस्वीर आनी भी बाकी है। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्टर दफ्तर के अंदर जा रहे थे। दूसरी तस्वीर है साल 2019 की जब उन्होंने दूसरी बार वाराणसी से अपना पर्चा दाखिल किया था। जो पेपर्स होते हैं वो सबमिट किए थे रिटर्निंग ऑफिसर को। और जो तीसरी तस्वीर है ये 2014 की तस्वीर है जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। और ये आज की तस्वीर है, सबसे ताजी तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो प्रस्तावक हैं वो प्रस्तावक भी उनके साथ मौजूद हैं। और 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला, ब्राह्मण समाज से हैं। बैजनाथ पटेल इनके प्रस्तावकों में से एक, ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा ये भी ओबीसी बिरादरी से हैं। संजय सोनकर ये दलित समाज से हैं। तो जो ये कहा जाता है विपक्ष की ओर से कि बीजेपी पिछड़ों के साथ खुद को नहीं खड़ा करती है, पिछड़ों के बारे में नहीं सोचती है, तो आप सोचिए प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावकों में से 3 प्रस्तावक, 2 प्रस्तावक ओबीसी समाज से, 1 प्रस्तावक संजय सोनकर ये दलित समाज से हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री ब्राह्मण समाज से हैं। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला। और चूंकि अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की प्राथमिकताओं में से एक, और आपने जो तस्वीर देखी अभी फिलहाल ये कलेक्टर दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे थे। जो तय नियम होते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि रिटर्निंग ऑफिसर जब चुनाव होता है उस दौरान सबसे ज्यादा पावर्स उसके पास होती हैं। इसीलिए आप ये तस्वीर देखिए, भले सामने देश के प्रधानमंत्री खड़े हों, लेकिन चूंकि इस समय रिटर्निंग ऑफिसर की पावर ज्यादा है, इसलिए एक उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी उनके सामने खड़े हैं। जो पर्चा उन्होंने भरा हुआ है वो, और उस दौरान एक शपथ भी होती है, वो शपथ पढ़ते हुए और रिटर्निंग ऑफिसर अपनी चेयर पर बैठे हुए। तो अब हस्ताक्षर और औपचारिकताएं पूरी करते हुए अमित जी हमारे साथ बने हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, तस्वीरें हमने दिखाई हैं और लगातार तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः बाहर निकल रहे हैं पंडित गणेश्वर शास्त्री से बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में आगे बढ़ते हुए, और साथ ही जो उनके एसपीजी के कमांडोज हैं ये अंदर जाते हुए की तस्वीर है जब नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे हुए थे। पूरी तस्वीर हम तक पहुंच चुकी है। ये तस्वीर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हुए थे, अंदर दाखिल हुए कमरे में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, पीठासीन अधिकारी के सामने, और वहां पर उन्होंने अपना पर्चा जो भरा हुआ था उसे लेकर पहुंचे हुए थे एक फाइल में, और वो पर्चा उन्होंने दिया है। नॉमिनेशन भर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने जाने के लिए वाराणसी की जनता एक तरीके से तैयार है, क्योंकि तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वाराणसी के लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह है। अमित हमारे साथ बने हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और एक तस्वीर जिसकी मैं चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहा था कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि भले देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन आप उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करने जब जाते हैं तो उस समय रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां पर मौजूद होते हैं वही उन्हीं के पास पावर्स हैं, वो अपनी सीट पर बैठे रहे। आमतौर पर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री कहीं पहुंच जाए तो मोदी लोकसभा में स्थान होने के लिए अभ्यर्थी के नाम निर्देशित हुआ
ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है वाराणसी से सांसद चुने जाने के लिए। और हम सुनवा रहे थे, क्योंकि जब पर्चा दाखिल करते हैं तो ये शपथ पढ़नी होती है, शपथ लेनी होती है। और उस शपथ को लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पर्चा उन्होंने दाखिल किया। और हस्ताक्षर करके जो नामांकन का सेट है, उनके ठीक बगल में प्रधानमंत्री के आप देखिए गणेश्वर शास्त्री हैं, उनके पीछे बैजनाथ पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में लालचंद कुशवाहा, संजय सुनकर, ये सभी मौजूद थे जो कि उनके प्रस्तावक, पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक। और 2014 से 2024 तक के अगर इस सफर को देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे गुजरात से निकलकर, जब यह तय किया कि वाराणसी से वो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वाराणसी पहुंचकर उन्होंने ये कहा था, इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें तो मां गंगा ने बुलाया है। और अब कुछ समय पहले जब उनसे बातचीत की थी, हमारे ग्रुप एडिटर और कंसल्टिंग एडिटर ने बातचीत की थी, नाविका जी और सुशांत जी ने, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें पहले यह लगता था कि मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन दरअसल मां गंगा ने उन्हें गोद लिया है। और अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, तीनों तस्वीरें 3 बार वाराणसी से जब पर्चा भरा नरेंद्र मोदी ने सांसद चुने जाने के लिए, तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित जी, प्रधानमंत्री मोदी ने पर्चा दाखिल कर दिया है, बाहर संभवतः निकलने वाले होंगे। और एक चीज मैं जो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, जो नियम होते हैं लोकतंत्र के, उनका भी बड़ी खूबसूरती से पालन करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अपनी जगह पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, पर्चा उन्होंने दाखिल किया, खड़े होकर शपथ भी पढ़ी। जी देखिए, यही मुझे लगता है लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि आप किसी भी पद पर रहें, जो नियम है वो नियम को फॉलो करना होता है, उसका पालन करना पड़ता है। और यही नियम है कि जब आप नामांकन दाखिल कर रहे हो तो आप उस समय देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं होंगे, आप एक सामान्य भारतीय होंगे। और क्योंकि एक भारतीय को जो हर कोई, जो एक कॉमन भारतीय को जो अधिकार है नामांकन के लिए, वही नियम प्रधानमंत्री मोदी ने निभाया भी, पालन भी किया। और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री खड़े होकर अपना पर्चा दे रहे थे। तो ये देखिए, ये दिखाता है। और सबसे बड़ी बात कि खुद प्रधानमंत्री भी इन चीजों को, नियम को फॉलो करते हैं। मैं थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहा था कि 2012 में जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे, तो सबसे नजदीक में उनके स्कूल रानीप में, जो स्कूल में वो वोटिंग करने गए थे, तो मैं उनके सबसे नजदीक खड़ा था। वोट करके जैसे वो निकले, मैंने बोला कि आप क्या हैट्रिक लगाएंगे जीत की? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, मैं 200 मीटर के बाहर बात करूंगा, यहाँ बात नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे कई नेताओं को, कई उम्मीदवारों को आपने देखा है कि मतदान केंद्र पर ही वो मीडिया से बात कर लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, चाहे आज की बात करिए या उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर, नियम कानूनों को बहुत ही सहजता से फॉलो करते हैं, खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं। इसीलिए अगर मेट्रो में जाते हैं तो वो टिकट लेते हैं, वो नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टिकट इसलिए जरूरी लेते हैं ताकि लोगों को संदेश जाए, क्योंकि एक आइकॉन के तौर पर है, एक ब्रांड के तौर पर है, देश के प्रधानमंत्री सबके लिए प्रेरणा के तौर पर होते हैं। तो वो एग्जाम्पल ऐसा सेट करते हैं ताकि लोग उसको ढंग से फॉलो कर सके। तो यही आज अभी थोड़ी देर पहले बस नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट दफ्तर से बाहर आएंगे, उनका कारकेड जो है वो पूरी तरह से तैयार है। यहाँ से सीधा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाना है, जहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को सम्मेलन संबोधित करने वाले हैं। और ये पहले भी उन्होंने किया था, जब पिछली बार भी नामांकन दाखिल किया था। यहाँ पे पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब निकलेंगे तो चारों तरफ जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, जो बनारस के लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने सांसद को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ये प्रधानमंत्री को लेकर, अमित जी, अगर पिछले 10 सालों की मैं चर्चा करूं, 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि उन्हें तो मां गंगा ने बुलाया है, 2014 से, यानी मां गंगा ने बुलाया है से मां गंगा ने गोद लिया है, यहां तक के इस सफर को वाराणसी के लिहाज से कैसे देखते हैं, वाराणसी के लोगों के लिहाज से कैसे देखते हैं, वाराणसी में हुए बदलाव के लिहाज से कैसे देखते हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का अपने शहर का सांसद होना, यह भी अपने आप में एक अलग अनुभूति है वाराणसी के लोगों के लिए।
कि देखिए, बदलते हुए मैंने बनारस को देखा। मैं इसलिए भी बोल सकता हूं या इसलिए भी दावा कर सकता हूं क्योंकि मैं बनारस में बीएचयू में पढ़ाई किया हूं और मैंने जब पढ़ाई की थी 96-97 में, जब वहां से ग्रेजुएशन करके मैं निकला था, तो उस वक्त बनारस दूसरी थी। उसके ठीक बाद करीब 17-18 साल के बाद में समझिए कि 2014 में नामांकन के वक्त आया था जब नरेंद्र मोदी नामांकन करने वाले थे। बहुत कुछ बदला नहीं था, लगभग वही बनारस थी, वही जो गलियां थी, वही भीड़ भाड़ था, वही सब कुछ था। देखिए, बनारस ऐसा शहर है जो कि आपको रात को 12 बजे भी जाइए तो वहां पर लोग सड़क पे दिखेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से चीजें बदली है, मुझे लगता है कि जो दुनिया की सबसे पुराने शहर के तौर पर बनारस की पहचान है, जो एक सांस्कृतिक धरोहर का एक विरासत वाला जो शहर है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बदलाव किया उसमें उस जो धरोहर, जो विरासत, उसको भी संजोए रखा और साथ में विकास को भी आगे बढ़ाया है। तो ये आपको दिखेगा जब आप रिंग रोड चारों तरफ देखेंगे, फ्लाईओवर्स देखेंगे। इसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी कि बनारस की इन तंग गलियों के बीच फ्लाईओवर बन सकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो बना दिया गया है। पार्किंग की बड़ी समस्याएं थी, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। और काशी विश्वनाथ धाम तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस भोले बाबा के नाम पर ये जगह है, जिनके त्रिशूल पे ये खड़ा है बनारस, वहां पर उनको इस तरह से काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना किसी ने सोचा भी नहीं था इस तरह की चीजें होंगी। ये बदलाव मैंने, ठीक है अमित जी, मैं आपके पास आता हूं और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आए, आपके फ्रेम में आए तो आप तुरंत इशारा करिएगा। दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी मौजूद है काल भैरव के दर पे। काल भैरव काशी के कोतवाल है, काशी के कोतवाल से आशीर्वाद लिया, इजाजत ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब उन्होंने पर्चा दाखिल भी कर दिया है। दिनेश जी, मैं जो बातचीत अमित से कर रहा था कि मां गंगा ने बुलाया है से मां गंगा ने गोद लिया है तक का ये सफर, वाराणसी में हुआ बदलाव, वहां के लोगों के लिहाज से प्रधानमंत्री का अपने शहर का सांसद होना, ये अलग तरीके की अनुभूति, वाराणसी में पिछले 10 सालों में परिवर्तन, ये सब कुछ आपका अनुभव इन 10 सालों का। अनुभव मेरे से ज्यादा यहाँ के वोटर्स का महत्वपूर्ण है। वो क्या महसूस करते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। और वो लोग जो देश भर से यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे दीदी आई हुई है, कहाँ से आई हैं आप? हैदराबाद से। आप हिंदी समझ लेती हैं ना? थोड़ा समझ। तो आज मोदी जी यहाँ आए थे, आपको मालूम है? हाँ मालूम है। और अभी वो नॉमिनेशन करने गए, ये भी मालूम है? हाँ मालूम है। तो आपको उस समय जब आप यहाँ हैं, मोदी जी भी पहुंचे हुए हैं, आज आप यहाँ जब हैं तो वो देख भी रही हैं, आप मोदी जी को देखा होगा शायद आपने दूर से ही सही। क्या लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है। कब से आ रही हैं काशी आप लोग? सुबह। आप पहले आए? हाँ पहले। तो यहाँ क्या पता चल को आ गया मैं दर्शन के। न तो कैसा लग रहा है काशी आप? अच्छा दिख रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो कहाँ घाट गए आप, गंगा जी के दर्शन किए? गंगा नदी के दर्शन नहीं। अभी जाएंगे? अभी जाएंगे। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो गए? हाँ हो गया सुबह। तो पहले आपको जो पता चलता होगा, आप कॉरिडोर आप देख रही हैं, कैसा लगा वहाँ? अच्छा दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा। बहुत अच्छा लग रहा। अभी आप भी बाहर से? गोरखपुर से गोरखपुर से आए हैं, तो आप तो ये पूर्वांचल में क्या असर है इस सब का थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत पहले का अपेक्षा बहुत बढ़िया सुविधा है। पहले भी आते रहे आप काशी, क्या लगता है आप काशी में कैसा, कितना काशी में अभी बहुत बदलाव, बहुत अच्छा क्या है। क्या देखा आपने बदलाव? बहुत अच्छा देखे, मंदिर में व्यवस्था, मंदिर का सुंदरता, हर चीज व्यवस्था अच्छा है। आप तो लोकल लग रहे हैं। चक्का जाम हो गया। आप चक्का जाम, लेकिन आप यहीं के रहने वाले हैं? तो जरा कहाँ? राजस्थान से आए। तो आप पहली बार आए कि पहले भी आए? तो ये जो लोग पहली बार हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन जी ठीक है, तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अलग तरीके की अनुभूति। और देखिए, प्रधानमंत्री को लेकर आप देश के किसी भी कोने में लोगों से बातचीत कर लीजिए। आप अयोध्या में थोड़े दिनों पहले कार्यक्रम था, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, अयोध्या में थोड़े दिनों पहले कार्यक्रम था, वहां पर हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, गुजरात तो छोड़ ही दीजिए, यूपी, केरल, कर्नाटक, अलग अलग जगहों से लोग आते थे, उनसे बातचीत करिए। सबके अंदर प्रधानमंत्री का नाम आप जैसे ले लीजिए, एक अलग तरीके की अनुभूति, एक अलग तरीके का क्रेज। वाराणसी में भी वही स्थिति है। अभी हैदराबाद से जो महिलाएं आई थी उनसे बातचीत कर रहे थे, अलग अलग शहरों से, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। और जैसे आप प्रधानमंत्री का नाम लीजिए तो एक अलग तरीके की चमक उनकी आंखों में दिखाई देती है। और शायद यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। और यही वजह है कि विपक्षी दल अगर उन पर पर्सनल कोई टिप्पणियां करते हैं तो चुनावी इतिहास इस बात का गवाह है कि हर बार उन्हें इस बात का नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा भी काम दीजिए। A lot of speculation of how the narrative is coming out. Why was Mr. Modi, giving अमित जी, आवाज आ रही है आपको? the BJP was
हाँ जी, आवाज आ रही। मुझे लगा था कि सवाल शायद दिनेश से होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं जब कल काशी विश्वनाथ धाम के अंदर गया हुआ था, अंदर में जाकर वहां पर काशी विश्वनाथ न्यास जो मंदिर न्यास है उनसे बात कर रहा था। जो भूषण जी हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि 2021 में जब इनका जो काशी विश्वनाथ धाम जब लोगों के लिए शुरू हो गया, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, तो उसके बाद से करीब 21 करोड़ लोगों ने, 21 करोड़ आप समझ सकते हैं, 21 करीब करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। तो ये संख्या बताती है कि किस लेवल पे लोग आ रहे हैं। और जो आप बनारस में पहले जो सिर्फ आपको बनारस या फिर पूर्वांचल के लोग ज्यादा आते थे, आज सही बात है, जैसे अयोध्या हो या बनारस हो, यहाँ पर पूरे देश के लोग आ रहे हैं, दक्षिण भारत के लोग आ रहे हैं। पहले यहाँ पर इस तरह से गली गली में डोसा की दुकान नहीं मिलता था, लेकिन दक्षिण भारत के लोग इतना आ रहे हैं कि डोसा इडली की दुकानें आपको आस पड़ोस में मिल जाएंगी, गदौलिया से लेकर कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर पहले नहीं था। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब पढ़ता था उस समय कभी मैंने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ पर रेहड़ी पटरी पे इस तरह से आपको डोसा या इडली के दुकान या बड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। मोमोज भी यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन ये बोले ना कि एक सुबह आप उठिएगा तो सुबह बनारस की एक अपनी खूबसूरती है, जब आप लोग यहाँ पे कचौड़ी जिलेबी खाया करते थे, लेकिन अब सुबह सुबह डोसा खाते हैं क्योंकि दक्षिण भारत के लोग आ रहे हैं। आपको ढोकला भी मिलेगा क्योंकि गुजरात के लोग आ रहे हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि पिछले 10 सालों में बनारस इस तरह से बदला है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो तो है ही, और साथ में लोगों को एक पर्यटन का भी मौका मिल रहा है, लोग को घूमने के लिए जगह मिल रहा है। जो घाट आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम लोग जब बनारस में पढ़ते थे तो रातों को हम लोग 80 घाट आकर घुमा करते थे, इतनी बदबू होती थी, इतनी गंदगी होती थी कि आप वहां पर 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन आज ठीक है अमित जी, आपने जो बातें कही कि डोसा पहुंच गया, देश के अलग अलग राज्यों की डिशेस पहुंच गई, लेकिन काशी की कचौड़ी जलेबी का और लस्सी का अपना एक अलग अंदाज है। और काशी की गलियों में आप घूमिए तो लस्सी कुल्हड़ में मिलती है, उसे लेकर अगर आप पीते हुए चलिए तो एक अलग तरीके के आनंद की अनुभूति होती है। आपने चूंकि देश के दूसरे राज्यों को कनेक्ट करने की बात कही, तो प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम शुरू किया कि वाराणसी के जरिए कैसे साउथ को साथ दिया जाए, कैसे उस बेल्ट को साथ दिया जाए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, सिर्फ ब्रेक है, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है।